हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। लास्ट वीडियो में हमने रेट और रिदम एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम चैम्बर एनलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि चैम्बर एनलार्जमेंट क्या है, हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं, और चैम्बर एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये सब क्या होते हैं, इनके कोज क्या हैं और किन किन कंडीशन में ये होती हैं ये एबनॉर्मलिटीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज चैम्बर एनलार्जमेंट। चैम्बर एनलार्जमेंट क्या है? चैम्बर का साइज बड़ा हो जाना, उसको चैम्बर एनलार्जमेंट कहते हैं। इसमें मसल थिकनेस नहीं होती और ये दोनों एट्रिया को इफेक्ट करता है। जबकि हाइपरट्रोफी क्या है? मसल की थिकनिंग हो जाना हाइपरट्रोफी है। ये हार्ट के किसी भी चैम्बर को इन्वॉल्व कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ओके, इसमें ये हाइपरट्रोफी जो है वो प्रेशर डिजीज में ज्यादा मिलती है, जहां हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ता है या पंपिंग एक्शन उसका डिफेक्टिव हो जाता है, पुअर हो जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में। और हाइपरट्रोफी में मेनली वेंट्रिकल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हम बाय ईसीजी कैसे डिफाइन करेंगे? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी वेव more than 2.5 mm in lead 2, lead 3 एंड और AVF। ठीक है, इसमें जो है लीड 2, लीड 3 या लीड AVF में पी वेव की हाइट यानी पी वेव का एम्पलीट्यूड और वोल्टेज वो ज्यादा होगी, वाइडनिंग नहीं होगी, पी वेव वाइड नहीं होगी, पी वेव सिर्फ टोल होगी। तो इस टोल पी वेव को हम पल्मोनियल भी बोलते हैं। और राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का एक कोज जो है वो कोर पी पल्मोनियल है। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन के बाद ये मिल सकता है हमें एनलार्जमेंट, या फिर पी वेव जो है V1 लीड में हमें बाइफेजिक मिले और उसका बाइफेजिक पी वेव का फर्स्ट पार्ट, पॉजिटिव पार्ट यानी जो है वो नेगेटिव से बड़ा होगा, तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा। ओके, ध्यान रहे इस राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में ईसीजी में पी वेव की विड्थ नहीं चेंज होती है, यानी अप टू 2.5 mm। ओके, 2.5 स्मॉल स्केयर्स के बीच में रहेगी, वो 2.5 से ज्यादा नहीं होगी। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। जैसे कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का क्राइटेरिया था, वैसे ही लेफ्ट का भी एक क्राइटेरिया है। इसमें क्या है? पी वेव ब्रॉड हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी मतलब वाइड हो जाएगी। उसमें पी वेव टोल हो रही थी, इसमें पी वेव ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, एंड डीपली नेगेटिव इन V1, यानी बाइफेजिक होगी तो नेगेटिव ज्यादा होगी। पी वेव ड्यूरेशन जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस यानी कि 0.12 सेकंड से ज्यादा होगी, या फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा होगी। कौन सी लीड में? लीड 1 और लीड 2। आप इस ईसीजी में देख भी सकते हैं। लीड 1 में इसमें देखिए कि इसकी विड्थ जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस है। ओके, बट इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्सेस, दैट इज नॉर्मल। ओके, वेयर एज इन V1 में देखो, V1 में इसकी पॉजिटिव हाइट है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ओनली 1 स्मॉल बॉक्स, एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है 1.5 स्मॉल बॉक्स। सो नेगेटिव इसमें ज्यादा मिलेगा। ओके, मोर देन 1 mm नेगेटिव है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। ओके, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट जो है मेनली मिट्रल वाल्व इनसफिशियंसी, या फिर जब भी बैक फ्लो आता है वेंट्रिकल से, उस केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर लोकल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तब भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। ओके, नाउ वी मूव टू बाई एट्रियल एनलार्जमेंट। बाई एट्रियल एनलार्जमेंट क्या है कि लेफ्ट एट्रियम भी एनलार्ज हो गया है, उसके साथ में राइट एट्रियम भी एनलार्ज हो गया है। तो इसमें फाइंडिंग एज सच स्पेसिफिक फाइंडिंग कुछ नहीं रहती, दोनों का मिक्सअप रहता है। यानी कि राइट में जो फाइंडिंग थी और लेफ्ट में जो फाइंडिंग थी, दोनों का मिक्सअप रहेगा, यानी कि इसमें बाइफेजिक पी वेव रहेगी V1 में। ठीक है, पी वेव का अगर हम हाफ करें तो वो फर्स्ट हाफ जो है राइट एट्रियल को इंडिकेट करता है और सेकंड हाफ जो है लेफ्ट एट्रियम को इंडिकेट करता है। तो इसमें फर्स्ट हाफ मोर देन 1 mm या मोर देन 1.5 mm होगा, और सेकंड हाफ सेम मोर देन 1.5 mm और 1.5 स्मॉल स्केयर्स होगा। ठीक है, सेम नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बाइफेजिक है तो 1.5 mm से ज्यादा होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव भी 1.5 mm से ज्यादा होगा।
बाइल एट्रियल एनलार्जमेंट के अंदर जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन देखने को मिलती हैं और दोनों की फाइंडिंग्स इसमें हमें मिलती हैं, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की भी और राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की भी। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, व्हाट इज इट? इट इज द मसल थिकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मेनली लंग डिजीज में होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में भी होती है। ठीक है, ईसीजी में हम देखेंगे कि क्या क्या फाइंडिंग मिलती हैं, लेकिन उससे पहले इसका क्राइटेरिया जान लेते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हमें कैसे ईसीजी देख के पहचान करनी है कि ये ईसीजी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इंडिकेट कर रही है कि नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ क्राइटेरिया इज क्यूआरएस ड्यूरेशन लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। ओके, क्यूआरएस ड्यूरेशन जो है 120 मिली सेकेंड से कम होती है, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम। देन राइट एक्सिस डेविएशन प्रेजेंट होना चाहिए, डोमिनेंट आर वेव होनी चाहिए, आर एस रेशो V1 और V3 या फिर आर एस रेशो V5 V6 में मोर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, आर वेव इन V1 7 mm से ज्यादा है या फिर आर वेव V1 और एस वेव V5 में, दोनों को ऐड करेंगे हम। जैसे V1 में 5 स्मॉल बॉक्सेस अप है, 5 mm है, और एस वेव जो V5 या V6 में है नेगेटिवली डिफ्लेक्शन जो है 10 है, तो 10 + 7 17। ओके, सो अगर ये दोनों का सम मोर देन 10.5 mm है, यानी कि 11 स्मॉल बॉक्सेस हैं दोनों का सम, तो डेट मीन्स राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। नेक्स्ट इज आरएसआर पैटर्न इन V1। विद आरएसआर पैटर्न V1 में होना चाहिए और उसके साथ में आर वेव जो है, जो बड़ा डिफ्लेक्शन है उसका, वो 10 mm से ज्यादा होना चाहिए। देन क्यूआर कॉम्प्लेक्स V1 में है तो भी ठीक है। सेकेंडरी एसटी या टी चेंजेस है राइट लीड्स में, तो भी हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोल सकते हैं। या फिर राइट एट्रियल एबनॉर्मलिटी है कोई ईसीजी में। ऑनसेट ऑफ इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन। इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन का मतलब है कि आर वेव का जो पीक टाइम होता है उसको इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो V1 में 0.03 यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स के अराउंड होना चाहिए। ओके, 0.3 to 0.05, 0.04 इज 1 स्मॉल बॉक्स। ओके, सो 1 स्मॉल बॉक्स के नियर बाय होना चाहिए। अब इसकी ईसीजी देखते हैं, ईसीजी फाइंडिंग्स में क्या क्या होता है। जैसे लीड 1 में हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि एक्सिस डेविएशन कैसे पता करते हैं ईसीजी देख के। तो लीड 1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब यस राइट एक्सिस डेविएशन प्रेजेंट है। ओके, देन मूव टू पी वेव। पी वेव नॉर्मल है 2-3 एवीएफ में। ठीक है, देन V1 के अंदर आते हैं। V1 में टी वेव इन्वर्जन है जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसमें आर वेव आप देख सकते हैं, आर वेव की लेंथ काफी ज्यादा है। जो हम कह रहे थे कि 10 स्मॉल बॉक्सेस तक होनी चाहिए, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस से बहुत ज्यादा है इसमें। उसी तरह ये ईसीजी है, पहले इसमें आप V1 में देखिए क्यूआर पैटर्न दिख रहा है इसमें, क्यूआर। ठीक है, क्यूआर पैटर्न है, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। देन वी मूव टू नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या क्राइटेरिया रहेगा एलवीएच डायग्नोज करने का? जो एस वेव है V1 में एस वेव प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एस वेव प्रेजेंट है और आर वेव V5 और V6 में। इसका उल्टा हम जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में कर रहे थे। राइट में क्या कर रहे थे हम? आर वेव को V1 में देख रहे थे और एस को V5 में देख रहे थे। यहाँ एकदम रिवर्स है। ठीक है, जो भी बड़ा होगा विच एवर इज लार्ज, ठीक है, दोनों का सम 35 mm से अबव होना चाहिए। 35 mm से अबव है तो डेट इंडिकेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आर वेव एवीएल में 11 mm से ज्यादा है या 11 mm के इक्वल है विद लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ में भी है तो भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इंडिकेट करता है ये। ठीक है, या फिर आर वेव लीड 1 और लीड 3 में एस वेव, दोनों का सम हम करते हैं तो वो 25 mm से ज्यादा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ठीक है, डिलेड इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन। इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन मैंने बताया, आर वेव जो है उसका पीक, उसको हम इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन कहते हैं, वो V6 में मोर देन 50 मिली सेकेंड होगा, तो यानी कि वही स्मॉल 1 बॉक्स। ठीक है, तो ईसीजी क्राइटेरिया जो एलवीएच को डायग्नोज करने का है वो इतना सेंसिटिव नहीं है।
कि ईसीजी करते हैं हम तो एलवीएच पेशेंट को होता भी है तो ईसीजी में वो नहीं भी आता है। ओनली 20 to 50% केसेज ऐसे रहते हैं जिसमें ईसीजी में हमें एलवीएच की फाइंडिंग मिलती है। सो इट इज नॉट सेंसिटिव टू डायग्नोज एलवीएच। बट अगर ईसीजी में चेंजेस हैं ये सब तो वी आर स्पेसिफिक दैट 90% द पेशेंट द इंडिविजुअल इज हैविंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, अगर इन क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ओके, देन दिस इज ईसीजी ऑफ एलवीएच। एलवीएच की ईसीजी ये है 1 और 3 में ऐड करेंगे हम। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था एक कि 1 और 3 में अगर 25 mm या उससे ज्यादा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो वो सेकंड क्राइटेरिया क्या था, लीड V1 में एस वेव और लीड V5 में आर वेव, डेट उनका सम 35 mm से ज्यादा होना इंडिकेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आप काउंट कर सकते हैं नियर बाय 20 boxes in V1 of S wave and more than 20 boxes in V5 of R wave, so it is more than 40, so we can say कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ओके, so V1 V5 again you can see right hand side ECG पेपर indicating V1 and V5 रिकॉर्डिंग। इसमें भी आप देख सकते हैं एस वेव जो है वो 15 mm है V1 में और मोर देन 25 mm है V5 में। सो ये भी इंडिकेट करता है कि इस इंडिविजुअल को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट कोजेज ऑफ हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, सो एक एक करके देखेंगे हम। आरवीएच यानी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कोज क्या होंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में पंपिंग पुअर पंपिंग रहती है तो पुअर पंपिंग की वजह से हार्ट फेलियर। देन सेकंड इज chronic obstructive pulmonary disease, third one is pulmonary embolism, fourth one is atrial septal defect, that is congenital, five one is pulmonary valve stenosis, जब भी वेंट्रिकल वॉल्व के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी वजह से मसल थिकनेस हो जाएगी जिसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। ओके, देन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, then ventricular septal defect. So these are causes of right ventricular hypertrophy, and similarly causes of left ventricular hypertrophy is hypertension, basic and common cause is hypertension. Then second one aortic valve stenosis, same concept, against stenosed wall जब ventricle contract करेगा तो उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, देन एथलेटिक ट्रेनिंग यानी कि एथलीट्स में ओवरऑल जो है कार्डियक मसल थिकनेस रहती है। सो एथलीट ट्रेनर्स में भी एलवीएच मिलता है नॉर्मल। ठीक है, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी यानी कि पुअर पंपिंग। देन एमाइलोइडोसिस एक कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन होती है अराउंड द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट। ओके, this was all about hypertrophy and chamber enlargement. Keep on watching videos, like, comment, subscribe and share the video. Press the bell icon for more notification. जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।